अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने रेट्रोसिंथेसिस स्टार्ट की हुई थी। आज हम उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है जी कीमियो सिलेक्टिविटी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि कीमियो सिलेक्टिविटी आखिर होती क्या है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई अहम टॉपिक है और उतना ही आसान भी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। इट रेफर्स टू द सिलेक्टिव रिएक्टिविटी ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप। अब इसका मतलब क्या है, यानी लेट्स सपोज आपके पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है और उसके अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और आप चाहते हैं कि उन दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप में कोई एक फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करे, यानी आप उस एक फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं उसकी रिएक्टिविटी के लिए। तो दिस इज कॉल्ड कीमियो सिलेक्टिविटी। सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक कंपाउंड है, यहाँ पर एक NO2 फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर हमारे पास NH2 फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कंपाउंड है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं। अब बजाहिर तो जब भी इसका हम रिएजेंट किसी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इन दोनों में से जो ज्यादा रिएक्टिव है वही रिएक्ट करेगा। लेकिन कीमियो सिलेक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से लेट्स सपोज अगर ये लेस रिएक्टिव है मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा और मैं चाहूंगा कि ये रिएक्ट करे और ये ना करे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कीमियो सिलेक्टिविटी कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी में आप एक फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं ताकि वो रिएक्ट कर सके। उसके बाद कीमियो सिलेक्टिविटी में जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि अगर आपके पास कोई ऐसा टारगेट मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर दो से ज्यादा ग्रुप्स हैं और आप एक ग्रुप को सिलेक्टिव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन कौन से तरीके इख्तियार करने चाहिए। तो मेरे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो जी है मेथड्स की। तो इसमें जो सबसे पहला मेथड है डियर स्टूडेंट्स वो है जी हमारे पास बाय चेनिंग द रिएजेंट। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर इसका आप किसी रिएजेंट के साथ, लेट्स सपोज ये आपके पास है एक टारगेट मॉलिक्यूल, अगर आप इसका किसी के साथ रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं और आपका जो डिजायर्ड फंक्शनल ग्रुप है ये जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है ये वाला, ये रिएक्ट नहीं कर रहा बल्कि ये कर रहा है, तो आप उसके लिए कोई एक ऐसा रिएजेंट तलाश करते हैं कि जो रिएक्ट ही सिर्फ आपके उसी सिलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप के साथ करेगा। तो इस तरीके से आप रिएजेंट को तब्दील करके अपना सिलेक्टिव जो फंक्शनल ग्रुप है उसका रिएक्ट करवा सकते हैं। आगे फर्दर हम इसको एग्जांपल्स में देखेंगे जिससे ये मजीद क्लियर होगा। उसके अलावा डियर स्टूडेंट जो दूसरा मेथड है वो है जी बाय प्रोटेक्टिंग द फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, यानी इसमें आपने क्या करना होता है कि आप अगर इसको जो है रिएक्ट करवाना चाहते हैं, ये आपने सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर देंगे। प्रोटेक्शन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं सिंपल सी, इट इज द मॉडिफिकेशन इन द functional group to make it less reactive। स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं, हम ये करेंगे कि आप जिस फंक्शनल ग्रुप को चाहते हैं कि वो रिएक्ट ना करे, आपने क्या करना है या उसमें मॉडिफिकेशन कर देनी है। अब ये मॉडिफिकेशन कैसे हो सकती है, आप उसके साथ कोई साइड चेन लगा दें या उसको किसी और फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो आप उस फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देते हैं कोई साइड चेन लगाकर या फिर कोई और फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करके। तो इस तरीके से भी ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनको आप रिएक्ट नहीं करवाना चाहते उनको प्रोटेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो सिलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कीमियो सिलेक्टिविटी। तीसरी जो मेथड है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं वो है जी बाय चेनिंग रिएक्शन कंडीशंस या फिर बाय फॉर्मिंग स्टेबल प्रोडक्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब आप एक रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे,
अगर आप उसमें रिएक्शन कंडीशंस ही ऐसी रखें कि बनने वाली प्रोडक्ट जो है वो क्या होगी, स्टेबल। स्टेबल होने की वजह से जो आपके पिछले रिएक्टेंट में रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होंगे वो प्रोडक्ट उनके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगी, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली उनकी रिएक्टिविटी खत्म हो जाएगी और आपका जो सिलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप है वो सिर्फ वही रिएक्ट करता जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये मेन 3 मेथड्स हैं, इनको आपने ज़हन में रखना है क्योंकि आगे फर्दर जितनी भी हम एग्जांपल्स करेंगे इन तीनों मेथड्स में कोई ना कोई एक इस्तेमाल होगा। तो आप उसका रिएजेंट चेंज कर सकते हैं या फिर उसके फंक्शनल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर तीसरे नंबर पे आप रिएक्शन कंडीशंस को चेंज करके ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जो स्टेबल होती है, लेस रिएक्टिव होती है और वो जो पीछे रिएक्टेंट में जो ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप से उनके साथ रिएक्ट ही नहीं करती। तो दीज आर द 3 मेन मेथड्स यूज्ड फॉर द कीमियो सिलेक्टिविटी। फ्रेंड्स, इसके बाद अभी हमने 3 मेथड्स देखे कि किस तरीके से हम कीमियो सिलेक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन कीमियो सिलेक्टिविटी की जरूरत हमें कब पेश आती है, तो उसके लिए हमारे पास मोस्टली कंपाउंड्स के अंदर 3 मेन केसेस होते हैं जब हमें कीमियो सिलेक्टिविटी करनी पड़ती है। तो हमें नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है जी केसेस फॉर कीमियो सिलेक्टिविटी। जो फर्स्ट केस है इसका वो है जी रिलेटिव reactivity of 2 different functional groups। डियर स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी है, हमारे पास जी एक कंपाउंड है, ठीक है, और उसमें 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं। तो बाज़ औक़ात जब हमें कीमियो सिलेक्टिविटी की जरूरत ऐसे केस में पड़ती है जहां पर एक ही कंपाउंड में 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। एक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, एक की कम। तो उसमें हम अगर चाहें तो लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्ट करके अपना रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं, तब भी कीमियो सिलेक्टिविटी होगी। और अगर जो ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट कर दें, तब भी हम लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी करवा सकते हैं, तब भी हम कीमियो सिलेक्टिविटी को इस्तेमाल करते हैं। तो पहला केस मोस्टली अगर हमें आगे एग्जांपल्स में मिलेगा कि एक ही कंपाउंड में 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं और उनकी डिफरेंट रिएक्टिविटी है, तो उस केस में हम कीमियो सिलेक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास दूसरा इसका केस है वो है जी रिएक्शन ऑफ वन ऑफ द 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स। कि अगर एक ही कंपाउंड में आपके पास 2 आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये ले लेता हूं, इधर भी OH और इधर भी OH। तो ये एक ही कंपाउंड में हमारे पास 2 आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी किस तरीके की होगी, यानी ये ज्यादा रिएक्ट करेगा या ये ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो इस केस में भी अगर हमें ऐसे कंपाउंड का सामना होता है तब भी हम कीमियो सिलेक्टिविटी का सहारा लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे पास इसका केस है वो ये है कि रिएक्शन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप वंस and then it forms a more reactive first product। तो डियर स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात हमारे पास एक ऐसा केस आ जाता है कि जब हम 2 रिएक्टेंट्स का आपस में रिएक्ट करवाते हैं और हमारे पास जो पहली प्रोडक्ट बनती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है रिएक्टेंट्स की निस्बत। तो वो क्या करेगी, वो वापस उन्हीं रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी और जो रिएक्शन हमें चाहिए या डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हमारे पास बनेगी ही नहीं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल जो है ना वो थायो अल्कोहल है, ये आगे हम डिटेल में भी करेंगे। थायोल एक्चुअली क्या होता है, ये हमारे पास जब हम H2S को ट्रीट करते हैं अल्काइल ब्रोमाइड के साथ, ठीक है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, तो जब हम इसको इसके साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है जी, थायोल RSH, ठीक है। अब ये हमारे पास जो बनी है ना ये है जी फर्स्ट प्रोडक्ट। अब दिस फर्स्ट प्रोडक्ट इज मोर रिएक्टिव देन द रिएक्टेंट। इससे क्या होगा कि क्योंकि इसके अंदर अभी भी एक जो है फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, एक्टिव है, ये थायोल के ऊपर रिएक्शन नहीं रुकेगा,
ये रिएक्शन थायोल के ऊपर नहीं रुकता, बल्कि फर्दर हमारे पास एक और अल्काइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और हमारे पास जो है थायो ईथर बन जाता है। यानी यहाँ से H और Br निकल जाएगा और अल्काइल ग्रुप यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या बनता है, थायो ईथर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखा हमने असल में बनानी थी थायोल प्रोडक्ट, लेकिन जब हमने इन दो रिएजेंट्स का आपस में रिएक्शन करवाया तो रिएक्शन के नतीजे में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनी है वो ज्यादा रिएक्टिव है। वो क्या करेगी, वो दोबारा इसके साथ रिएक्ट करेगी और एंड प्रोडक्ट हमें ईथर देगी, थायो ईथर। लेकिन हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो हमारे पास नहीं आया। तो इसमें डियर स्टूडेंट, जब हमने कीमियो सिलेक्टिविटी करनी है, इसमें हम अपना वो मेथड इस्तेमाल करेंगे कि हम इस रिएजेंट को ही तब्दील करेंगे। ये मैं आगे आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूँ कि जो H2S है इसकी जगह हम कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास जो है थायोल एंड प्रोडक्ट बनती है। तो ये तीन मेन केसेस थे कि जब हमें कीमियो सिलेक्टिविटी का सहारा लेना पड़ता है अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कीमियो सिलेक्टिविटी की डेफिनेशन की, उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से मेथड से हम कीमियो सिलेक्टिविटी करते हैं और कौन कौन से केसेस के अंदर हमें कीमियो सिलेक्टिविटी का सहारा लेना पड़ता है। तो इन बेसिक चीजों को समझने के बाद अब हम कुछ गाइडलाइंस को समझते हैं कि जब आपने किसी कंपाउंड में कीमियो सिलेक्टिविटी करनी है तो वो आपने किस तरीके से करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले है जी गाइडलाइन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जी सबसे पहले गाइडलाइन नंबर 1 है कि when one functional group can react twice, then starting material and the first product compete for the reagent। यानी इसका मतलब ये है कि जब आपने रिएक्टेंट इस्तेमाल किए हैं और एक रिएक्टेंट में जो फंक्शनल ग्रुप है वो 2 मरतबा रिएक्ट कर सकता है, तो जब पहला रिएक्शन होगा हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगी, तो उस फर्स्ट प्रोडक्ट क्योंकि वो भी रिएक्टिव है और अगर वो ज्यादा रिएक्टिव हुई, अगर वो फर्स्ट प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टिव हुई तो वो बैकवर्ड रिएक्शन करेगी और उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी, तो हमारा डिजायर्ड रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा डिजायर्ड रिएक्शन हो तो उसके लिए हमें जो काम करना पड़ेगा वो ये होगा कि हमने फर्स्ट प्रोडक्ट जो है इसको क्या बनाना है, लेस रिएक्टिव। इसको हम जब लेस रिएक्टिव बनाएंगे तब क्या होगा कि ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये वापस उस रिएजेंट के साथ कंपीट नहीं करेगी और हमारे पास जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बनेगा। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल है। ये हमारे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है। अगर आप इसे गौर करें तो मैं जब इस कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की डिस्कनेक्शन करता हूं अलामत, और उसके बाद जो मैंने बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया उसको मैंने यहाँ पर लिखा, तो हमारे पास जो रिएजेंट आएंगे, एक तो ये रिएजेंट आएगा O। अब क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हेटेरोलिटिकली क्लीवेज के बाद ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और दूसरा सिंथोन जो हमारे पास बनेगा वो होगा जी ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंथोन्स बने हैं और इनके लिए जो इक्विवेलेंट रिएजेंट है वो हम क्या बनाएंगे, इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे जी, प्रोटॉन। ठीक है, और इसके साथ हमने कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करना है, ये यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट और समझने वाली बात है। अब देखिए, अगर हम इसके साथ कोई ऐसा जो है ग्रुप लगाएं कि जब इन दोनों रिएजेंट्स का सिंथेसिस में रिएक्शन होगा और ये फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगी, हमने क्या करना है, इस फर्स्ट प्रोडक्ट को क्या बनाना है, लेस रिएक्टिव बनाना है। तो लेस रिएक्टिव बनाने के लिए हमें इसके साथ एक ऐसा ग्रुप अटैच करना पड़ेगा जो एक तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि इट शुड फॉर्म लेस रिएक्टिव फर्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो 3 मेथड इस्तेमाल किए थे, तो उसमें मैंने एक मेथड आपको कौन सा बताया था, स्पेसिफिक रिएजेंट का इस्तेमाल करना। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब हम इसकी सिंथेसिस लिखेंगे, इन 2 रिएजेंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगी। अब हमने ये काम करना है कि हमने इस फर्स्ट प्रोडक्ट को लेस रिएक्टिव बनाना है ताकि हमारे पास ये रिएक्शन फॉरवर्ड सिम्थ में फेवरेबल हो।
तो उसके लिए हमें इस सेंथोन के साथ ऐसा ग्रुप लगाना पड़ेगा जो या तो बेस्ट लिविंग ग्रुप भी हो और उसके साथ साथ एस रिएक्शन के बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसको क्या बनाए, लेस रिएक्टिव। तो उसके लिए हमारे पास जो बेस्ट सेंथोन रिएजेंट है वो है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्लोरीन। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो है जी फॉस्जीन। फॉस्जीन। तो ये रिएजेंट जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनने वाली ये जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है या फर्स्ट प्रोडक्ट है ये क्या आएगी, लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव आने की वजह से ये रिएक्शन क्या होगा, यानी लेस रिएक्टिव का मतलब है ये स्टेबल होगी। स्टेबल का मतलब है तो ये रिएक्शन फेवरेबल होगा इस जो है फॉरवर्ड कंडीशन में। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक रिएजेंट इस्तेमाल करके कीमियो सिलेक्टिविटी के थ्रू अपना जो है सिंथेसिस करवा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसकी सिंथेसिस की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास रिएजेंट था पीएच ये, और दूसरा रिएजेंट था हमारे पास फॉस्जीन। ठीक है, तो जब हम इसका आपस में रिएक्शन करवाएंगे हमारे पास जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है, यहां से H और यहां से Cl माइनस HCl और हमारे पास जो है C डबल बॉन्ड O Cl। अब ये जो हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल बना है या फर्स्ट प्रोडक्ट बनी है ये क्या है जी, स्टेबल। और इसकी स्टेबिलिटी की वजह जो है डियर स्टूडेंट्स वो इसमें मौजूद रेजोनेंस है। ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड ऐसे। रेजोनेंस की वजह से ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये क्या है जी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इस रेजोनेंस की वजह से ड्यू टू दिस रेजोनेंस इट इज स्टेबल या हम कह सकते हैं लेस रिएक्टिव। तो इस वजह से जो है जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो लेस रिएक्टिव होगी और हमारे पास जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, फेवरेबल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स उसके बाद ये जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था इसकी एक खास बात ये है कि इट इज यूज्ड एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अमाइनो ग्रुप इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स प्रोटीन सिंथेसिस में जब अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस ग्रुप को इस्तेमाल किया जाता है। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक अमाइनो एसिड है HCOOH R और NH2। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड है ये क्या है जी, बाईफंक्शनल है। ठीक है, बाईफंक्शनल का मतलब ये है कि इसके अंदर दो एक्टिव साइट्स मौजूद हैं या दो फंक्शनल ग्रुप एक्टिव वो मौजूद हैं, और जब इसके दरमियान पॉलीमराइजेशन होती है या मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं तो वो दोनों साइड से चेन ग्रो करती है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कीमियो सिलेक्टिविटी की। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये NH2 ग्रुप जो है वो रिएक्ट ना करे और चेन की ग्रोथ जो है वो सिर्फ COOH ग्रुप के थ्रू हो, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं जो है कीमियो सिलेक्टिविटी का सहारा लूंगा और इस NH2 ग्रुप को क्या कर दूंगा, प्रोटेक्ट कर दूंगा। प्रोटेक्ट होने के बाद ये NH2 ग्रुप जो है वो आगे रिएक्टिव ही नहीं रहेगा, जिसकी वजह से COOH ग्रुप जो है वो चेन को फॉरवर्ड करवाएगा। तो इसको मैंने आपको पहले बताया, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं, ये वाला। तो होगा क्या, यहां से एक H और यहां से Cl आपस में जो है माइनस HCl और हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड आएगा वो आएगा PHO C डबल बॉन्ड O। अब इस कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन से बनेगा NH, उसके बाद CH R एंड COOH। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप ये देखें कि ये जो हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट बनी है इसके अंदर ये जो अमाइनो ग्रुप था इसको हमने क्या कर दिया है, प्रोटेक्ट कर दिया है। प्रोटेक्ट होने की वजह से अब ये जो चेन की ग्रोथ है वो सिर्फ इसके थ्रू होगी। तो दिस ग्रुप इज प्रोटेक्टेड एंड द चेन विल ग्रो फ्रॉम दिस एंड। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं
कि अमाइनो एसिड के अंदर NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, इस टारगेट मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं, यानी उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो मेन एग्जांपल है वो है जी सिंथेसिस ऑफ थायोल, और इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह कीमियो सिलेक्टिविटी का सहारा हम लेते हैं। तो थायोल जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे RSH, ठीक है। अब अगर आपने इसको सिंथेसाइज करवाना है तो उसके लिए जो एक मेथड ये है कि आप क्या करें, हाइड्रोजन सल्फाइड को बेस के साथ ट्रीट करें। बेस क्या करेगी, यहाँ से प्रोटॉन निकाल लेगी और यहाँ पर हमारे पास HS माइनस बनेगा। उसके बाद आप इसको ट्रीट करें अल्काइल ब्रोमाइड के साथ, ठीक है, RBr। अब आपको पता है ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये सल्फर इस पर अटैक करता है और हमारे पास क्या बन जाता है, थायोल, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है, समझने वाली ये है कि ये जो थायोल है, थायोल इट इज रिएक्टिव, और ये रिएक्शन यहाँ पर रुकता ही नहीं है। मजीद क्या होता है कि ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में बेस भी मौजूद है और हमारे पास H2S भी मौजूद है और RBr भी, तो क्या होगा जी, RS माइनस बनेगी, और उसके साथ ये नेक्स्ट हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा, माइनस पॉजिटिव, और हमारे पास क्या बन जाएगा, थायो ईथर। क्या बनेगा, थायो ईथर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन थायोल के ऊपर ही रुक जाए, हम ये अनडिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं चाहते। तो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया, तीन में से कोई ना कोई मेथड आपने इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए जो बेस्ट मेथड ये है कि आप इस H2S और बेस की जगह कोई और रिएजेंट इस्तेमाल करें, एंड द बेस्ट रिएजेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायोल इज थायोयूरिया, कि आप थायोयूरिया का इस्तेमाल करके थायोल बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस रिएक्शन के थ्रू या इस मैकेनिज्म के थ्रू थायोल को सिंथेसिस करना चाहेंगे तो वो कभी भी सिंथेसाइज नहीं होगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है ये रिएक्टिव होती है, ये फर्दर रिएक्शन करके थायो ईथर पे जाके हमारी एंड प्रोडक्ट बनती है। तो अब हम देखते हैं कि हम थायो ईथर के साथ किस तरीके से थायोल को बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो बेस्ट मेथड है हमारे पास थायोल को बनाने के लिए, वो हम क्या करते हैं, रिएजेंट चेंज कर लेते हैं, और कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, थायोयूरिया। तो ये मेरे पास जी NH2 कार्बन, NH2 एंड डबल बॉन्ड सल्फर, ये मेरे पास है जी थायोयूरिया। इसका जब मैं रिएक्शन करवाता हूं अल्काइल ब्रोमाइड के साथ, ब्रोमीन पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, सल्फर के पास क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इस अल्काइल के ऊपर अटैक करेगा, तो बनेगा हमारे पास क्या, H2M CNH2, उसके बाद जो है R, और यहां पर हमारे पास एक्चुअली क्या बनता है, ये एक साल्ट बनता है हमारे पास, ठीक है, माइनस और पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बनता है जी थायो यूरेनियम साल्ट। ये जो साल्ट हमारे पास बना है ये जी है लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू द प्रीवियस रिएक्शन। तो जब हम थायोयूरिया का रिएक्शन अल्काइल ब्रोमाइड से करवाएंगे तो ये जो साल्ट बनता है ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव ड्यू टू द रेजोनेंस। अब क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, इसलिए जब फर्स्ट प्रोडक्ट हमारी लेस रिएक्टिव हो जाएगी तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, फेवरेबल। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, हम इसकी जो है इजीली हाइड्रोलाइसिस करते हैं और हमारे पास जो है RSH जो हमारे पास थायोल है वो प्रिपेयर हो जाता है, और उसके साथ हमारे पास जी H2N CNH2 और हमारे पास जो है ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे बनता है। तो अगर आपने थायोल को सिंथेसाइज करवाना है तो डियर स्टूडेंट्स आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, थायोयूरिया इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। तो जब आप थायोयूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो एक साल्ट बनता है और ये साल्ट लेस रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन फेवरेबल है, और जब आप इजीली इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं हमारे पास थायोल जो है वो प्रोडक्ट के तौर पे बन जाता है। अब आपने इन दोनों बातों को ज़हन में रखना है। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए आगे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है कैप्टोडाइअमाइन,
उसकी हम रेट्रोसिंथेसिस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर भी ये वाला रिएक्शन जो है वो इस्तेमाल होगा। बस आपने सिर्फ एक बात ज़हन में रखनी है कि जब आपने थायोल बनाना है तो उसके लिए हाइड्रोजन सल्फाइड और बेस की बजाय जो बेस्ट रिएजेंट है वो क्या इस्तेमाल करने हैं, थायोयूरिया और अल्काइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जी कैप्टोडाइमाइन। तो सबसे पहले इसका यूज देखते हैं। इट इज यूज एज अ सेडेटिव सब्सटेंस। और सेडेटिव सब्सटेंस क्या होती है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट के तौर पे काम आती है। अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो बहुत ज्यादा जो जज्बाती लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों पे इतना ज्यादा रिएक्ट करते हैं, गुस्सा आ जाना, रोने लग जाना, तो उन लोगों के जो ट्रीटमेंट है उसमें सेडेटिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब्सटेंसेस क्या करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है बिहेव करने की, उसको क्या कर देते हैं, डिप्रेस्ड कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो कैप्टोडाइमाइन भी जो है ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट्स कैप्टोडाइमाइन का फार्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम इसकी जी करते हैं जी रेट्रोसिंथेसिस। रेट्रोसिंथेसिस में ये हमारे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है और हमने इसको इसके रिएजेंट्स के अंदर तोड़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी यहाँ से डिस्कनेक्शन करता हूँ कार्बन सल्फर बॉन्ड की, तो मेरे पास जो मोनोमर्स जो हमारे पास सेंथोन्स बनते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, एस बी यू, ठीक है, उसके बाद सी एच पी एच और यहाँ पर सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जब इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और उसके साथ जो हमारे पास दूसरा सेंथोन बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा NMe2 और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो डियर स्टूडेंट, जब मैं इनके इक्विवेलेंट रिएजेंट लिखूंगा तो यहाँ पर मैं एक प्रोटॉन को ऐड करूंगा और यहाँ पर क्या ऐड करूंगा, क्लोरीन। तो इस तरीके से मैं इस टारगेट मॉलिक्यूल की इन रिएजेंट्स के अंदर रेट्रोसिंथेसिस कर सकता हूँ। अब अगर आप जरा सा गौर करें तो अगर मैं सारे मॉलिक्यूल को R कंसीडर करूं तो मेरे पास ये जो कंपाउंड है ये एक थायोल है। अभी हमने पढ़ा कि जो थायोल है वो किस तरीके से बनता है, ये उसका बेस्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस क्या है। तो पहले डायरेक्शन थी या पहला सिंथेसिस का रूट ये था कि आप जो है हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करें बेस की मौजूदगी में और अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करके थायोल बनाएं। लेकिन हमें पता है कि वो वहां पर थायोल के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो नहीं रुकती और वो आगे जाके थायो ईथर में एंड प्रोडक्ट हमें मिलती है। और जो बेस्ट रूट है थायोल बनाने का, तो वो डियर स्टूडेंट्स क्या था कि हमने जो है अल्काइल हैलाइड को किससे ट्रीट करना है, थायोयूरिया से। तो जब मैं इसकी रेट्रोसिंथेसिस लिखूंगा तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि ये जो टूटता है वो क्या है जी, वाया थायोयूरिया, ठीक है, कि ये कंपाउंड जो अपने जो है रिएजेंट से मिलकर बना है वो किसके थ्रू मिला है, थायोयूरिया के। तो इसके बाद जो मेरे पास रिएजेंट्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, एस बी यू, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सी एच पी एच और यहाँ पर क्या आएगा, क्लोरीन। क्योंकि आपको पता है जब आप अल्काइल क्लोराइड का थायोयूरिया के साथ ट्रीट करते हैं तो वहां पर क्या बनता है, साल्ट, और साल्ट की आप हाइड्रोलाइसिस करके थायोल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये मैंने आपको पहले बताया, इसको आप एक अल्काइल ग्रुप कंसीडर करें तो यहाँ पर क्या है, अल्काइल क्लोराइड बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, जब आप इसकी थायो जो है रेट्रोसिंथेसिस करवाएंगे, रेट्रोसिंथेसिस के दौरान ये जो क्लोरीन है ये यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की SOCl2 की मौजूदगी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू आया है। तो यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, तो मेरे पास जो नेक्स्ट हमारे पास रिएजेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, SBu, ठीक है, CH PH एंड यहाँ पर क्या आएगा, OH। तो नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये जो ग्रुप है ये आता है कार्बोनाइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। जब आप कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में तो वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जब मैं इसकी रेट्रोसिंथेसिस लिखूंगा तो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन और मेरे पास जो नेक्स्ट रिएजेंट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, SBu, उसके साथ यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे PH। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये जो है एक एसाइल ग्रुप है, ये इसके अंदर जो है सब्स्टिट्यूशन से आया है और वो कौन सा रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, जब इसकी रेट्रोसिंथेसिस लिखूंगा इसे यहाँ से डिस्कनेक्ट करूंगा
और जो मेरे पास रिएजेंट है वो कुछ इस तरीके से आएगा SBu, उसके बाद जो है ये। और नेक्स्ट स्टेप में और लास्ट स्टेप जो है रिएजेंट जो डिस्कनेक्शन का है, वो आप जब इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिएजेंट्स हैं वो कुछ उस तरीके से आते हैं SH एंड ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, जब आप इसको थायोफिनोल को ब्यूटाइल क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट की मौजूदगी में ट्रीट करते हैं तो वो हमारे पास ये कंपाउंड देता है। तो मेन बात इस रेट्रोसिंथेसिस में समझने वाली बात यही थी कि जब यहाँ से ये वाली आपने रेट्रोसिंथेसिस लिखनी है, इसके अंदर आपने ये मेंशन करना है क्योंकि कीमियोसेलेक्टिविटी यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, हमने थायोल बनाने के लिए एक स्पेसिफिक रिएजेंट का इस्तेमाल किया, ये जो और वो क्या था, थायोयूरिया। तो इसको आपने यहाँ पर मेंशन करना है, बाकी रेट्रोसिंथेसिस सेम टू सेम है। तो नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं जी, सिंथेसिस करते हैं। उसके लिए सबसे पहला स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास जी ये था, हमने इसको ट्रीट किया N-ब्यूटाइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ Na2CO3। तो यहाँ से Cl और HCl की रिमूवल हुई और हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से बनी S एंड Bu। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसकी करानी है जी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, किसके साथ PHC डबल बॉन्ड O Cl। तो क्या होगा, यहाँ से एक H और Cl निकलेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से आएगी SBu और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड PH। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसकी क्या करवानी है जी रिडक्शन। रिडक्शन जब हम इसकी करवाएंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में BH4 में, तो क्या होगा, ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी C PH H एंड OH। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस OH को रिप्लेस करना है क्लोरीन के साथ। तो उसके लिए आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं SOCl2 की मौजूदगी में तो हमारे पास जो हमारी प्रोडक्ट है वो बन जाती है SBu और CH PH एंड Cl। अब हमारे पास ये एक अल्काइल क्लोराइड अल्काइल हैलाइड बन गया है। अगर मैं इस पूरे ग्रुप को एक R ग्रुप कंसीडर करूं तो इसको मैंने किससे ट्रीट करना है, थायोयूरिया से। थायोयूरिया से जब मैं इसको ट्रीट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा जी, थायोल। तो रिजल्टेंट मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी SBu और उसके बाद CH PH एंड SH। अब लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको अपने दूसरे रिएजेंट के साथ ट्रीट करना है, क्लोरीन, ठीक है, और NMe2। ठीक है, जब आप इसको इससे ट्रीट करेंगे तो आपके पास हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो क्या है जी, कैप्टोडाइमीन सिंथेसाइज हो जाएगा। तो ये हमारे पास SBu, ठीक है, उसके बाद CH PH सल्फर, फिर उसके साथ जी हमारे पास NMe2। ठीक है, ये हमारे पास जी क्या है, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल या कैप्टोडाइमाइन। ठीक है, जिसे हम एक सिडेटिव सब्सटेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आप अपने स्टार्टिंग मटेरियल को से स्टार्ट करके कैप्टोडाइमाइन की सिंथेसिस लिख सकते हैं। मेन बात ये है कि आपने यहाँ पर जो है इसकी जो थायोल में कन्वर्जन है वो किस मेथड के थ्रू करनी है, थायोयूरिया के थ्रू। तो क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक रिएजेंट इस्तेमाल किया दैट इज अ पार्ट ऑफ कीमियोसेलेक्टिविटी। तो इस तरीके से आप कीमियोसेलेक्टिविटी की बुनियाद पर अपने डिफरेंट कंपाउंड्स की रेट्रोसिंथेसिस और सिंथेसिस लिख सकते हैं।